नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने हाल ही में सदन में हुई एक घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सदन में मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीद दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार के आयोजित कार्यक्रम पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर विपक्ष के कुछ सदस्य भी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष ने अनुचित और असम्मानजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने बार बार प्रदूषण पर चर्चा करो जैसी बातें दोहराई। मंत्री आशीष सूद ने इसे गुरु तेग बहादुर के प्रति असम्मानजनक रवैये के रूप में देखा और सवाल उठाया कि ये कैसा व्यवहार है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि प्रदूषण के मुद्दे पर कल चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष ने गुरु तेग बहादुर के सम्मान और उनके शहीदी दिवस पर सरकार के कार्यक्रम की सराहना सुनकर आक्रोश व्यक्त किया। उनके अनुसार ये व्यवहार सदन के स्तर और धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। सदन में माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर दिल्ली सरकार ने जो कार्यक्रम किया था, जो समागम किया था, उस पर एक विशेष धन्यवाद प्रस्ताव रखा था। उस पूरे धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के भी कुछ लोगों ने अपना वक्तव्य दिया और हमारे मंत्रियों ने भी अपनी बात कही। इसी बात के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एक बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं, स्तरहीन कृत्य किया। उन्होंने पॉल्यूशन पर चर्चा करो, क्यों गुरुओं का सम्मान करो, इससे क्या है, पॉल्यूशन पर चर्चा करो, ऐसी टिप्पणी करके गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपना जो उनके मन में जो भावना है उसको प्रकट किया है। ये क्या तरीका है, जब सरकार ने पहले ही ये घोषित किया है कि सरकार कल प्रदूषण पर चर्चा करेगी। आप सब पत्रकार साथियों के पास ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है, कल चर्चा होने वाली है, मगर दिल्ली सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए जो काम किया, उसकी चर्चा सुनकर विपक्ष बौखला गया। क्या गुरुओं पे चर्चा करो, क्यों कह रहे हो, पहले प्रदूषण पर चर्चा करो। ये इस प्रकार की निम्न स्तर की टिप्पणी आम आदमी पार्टी की, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रही नेता प्रतिपक्ष का करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने 7 दिन पहले कपिल मिश्रा जी ने जानकारी दी कि प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी, प्रदूषण पर हम चर्चा करेंगे। हम प्रदूषण पर चर्चा करने को तैयार है, कल घोषित है, मगर आज दिल्ली सरकार के इतने बड़े समागम से परेशान होकर एक घृणित, अपमानित करने वाला वक्तव्य आतिश जी ने दिया है। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वहीं दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को सदन में राजनीतिक उथल पुथल का नजारा देखने को मिला। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा विधायक अजय महावर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने जैसा झूठा बयान फैलाया है। महावर ने इसके लिए केजरीवाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की। इस मांग के बाद सदन में शोर शराबा बढ़ गया और हंगामा बढ़ता चला गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्रवाई को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति शांत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने आधे घंटे के लिए सत्र स्थगित कर दिया। कार्यवाही स्थगित होते ही राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शीतकालीन सत्र में शामिल होने के दौरान भाजपा विधायकों ने बाहर नारेबाजी करते हुए आप और केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो भाजपा का आरोप था कि आप सरकार और उसके नेताओं के बयान से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की छवि को ठेस पहुंचाई गई है। कार्रवाई स्थगित होने के बाद भाजपा के विधायकों ने विधानसभा परिसर के अंदर धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे विधायकों ने दोहराया कि केजरीवाल से सार्वजनिक माफी की मांग की जाए। उनका कहना था कि सरकारी शिक्षकों को लेकर झूठ फैलाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और जब तक माफी नहीं मिलती उनका विरोध और प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने शीतकालीन सत्र की कार्रवाई को प्रभावित किया और सदन के अंदर बाहर राजनीतिक तनाव का माहौल कायम कर दिया। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हाल ही में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ता प्रदूषण सीधे नागरिकों की सेहत और जीवन को प्रभावित कर रहा है। आतिशी ने बताया कि उनकी पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर इसे लेकर चर्चा की मांग की है, ताकि प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा इस चर्चा को टालने के लिए विभिन्न बहाने बना रही है और सदन में इस मुद्दे पर गंभीर बातचीत में बाधा डाल रही है। आतिशी ने जोर देकर कहा कि अब इस खेल और बहानेबाजी को रोकना बेहद जरूरी है
और तत्काल प्रभाव से प्रदूषण के खतरनाक स्तर और इसे नियंत्रित करने की रणनीति पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना है कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि दिल्ली वासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा संवेदनशील मामला है, जिसके समाधान के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष के खिलाफ सदन छोड़ के चला गया। क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये तमाशा हो रहा है बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए, बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से दिल्ली के प्रदूषण में लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी बंद की जाए और तुरंत प्रदूषण जो सबसे बर्निंग इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आज दिल्ली का, उस पर तुरंत चर्चा। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा के विधायकों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों का आरोप था कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सरकारी शिक्षकों और अन्य मुद्दों के संबंध में विवादित बयान दिए हैं, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची है। इस विरोध के दौरान विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की और सार्वजनिक रूप से अपने असंतोष और विरोध को व्यक्त किया। इस प्रदर्शन ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया और राजनीतिक बहस को और गर्मा दिया। उधर द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और कुछ अपराधियों के बीच गोलीबारी वाली मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया, उनके पैरों में गोली लगी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का संबंध हाल ही में आयानगर में हुई गोलीबारी की घटना से है, जिसमें कुल 69 गोलियां चली थी। पुलिस ने उन्हें घटना के मुख्य संदिग्धों के रूप में हिरासत में लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है। वहीं मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फायर ब्रांड हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया के आगमन पर हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित हुई, जो बिजनौर बॉर्डर क्षेत्र में हुई। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तीखे और विवादित बयान दिए। तोगड़िया ने कहा कि लव जिहाद एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसे उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी बताते हुए ये भी कहा कि इससे निपटने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर उनके समर्थक सख्त कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। अपने बयान में उन्होंने जनसंख्या कानून लाने की बात कही और दावा किया कि कानून लागू होने के बाद अगर किसी परिवार में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उस परिवार को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें सरकारी राशन बंद करना, बच्चों का सरकारी स्कूलों में प्रवेश रोकना, सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाइयों की सुविधा न मिलना, बैंक ऋण पर रोक, सरकारी नौकरी से वंचित करना और मतदान का अधिकार छीनने जैसी बातें शामिल रही। तोगड़िया ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य देश के मुसलमानों की बढ़ती आबादी को रोकना है और वो हर हाल में हिंदुओं को बहुमत बनाए रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए सख्त कानून और बल का सहारा क्यों ना लेना पड़े। बस में आगे प्रवास में मुरादाबाद जा रहा हूँ तो हमारे देशराज जी ने कहा कि आप रुक जाइए, तो उनके कहने से रुक गए। और हमारी रुकने की फी, मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ ना, इसलिए फी मांगूंगा कि मुजफ्फरनगर जिलों में 500 से ज़्यादा गांव और शहरों में हनुमान चालीसा चले, हर सप्ताह चले, और वही हनुमान चालीसा करोड़ों हिंदुओं को मुफ्त में देश के कोने में मदद भी करेगा और हर एक हिंदू और एक मुट्ठी अन्न डालेगा, उससे लाखों गरीब हिंदुओं को अन्न भी मिलेगा। ऐसी हनुमान चालीसा हजारों चल रहे हैं, हम 1 लाख तक जाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, हनुमान चालीसा तो चल रही है, लेकिन लव जिहाद की एक बड़ी बीमारी अभी भी चल रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। अरे बीमारी के इलाज के लिए तो एक कैंसर सर्जन खड़ा है, और ये कैंसर सर्जन कैंसर का डॉक्टर नहीं है, लोगों को अच्छी तरह पिटाई करने का भी काम कर सकता है। इसलिए
एक भी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद का भोग नहीं बनने देंगे, और कोई नाम लेगा तो उसके लिए पूरा समाज उस परिवार के साथ खड़ा रहे। यही हम भारत में करते जा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर स्थित महालक्ष्मी फैक्ट्री में लखनऊ से पहुंची प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने निरीक्षण शुरू किया, लेकिन इस दौरान विवादित स्थिति उत्पन्न हो गई। फैक्ट्री में मौजूद बीकेयू के अराजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी टीम के निरीक्षण को सही तरीके से नहीं होने दे रहे हैं। उनके अनुसार कंपनी से सैंपल लेने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी और प्रदूषण विभाग की टीम से सीधे मीटिंग करवाने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि फैक्ट्री में गाड़ियां केवल दिखावे के लिए आई थी और उनमें पैसे से भरे थैले रखे गए थे ताकि असली हालात छिपाए जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि टीम का पीछा किया गया और सैंपल लेने के दौरान कुछ आरडीएफ के नमूने गाड़ी से निकालकर फाड़ दिए गए। इसके अलावा टीम ने कार्यकर्ताओं को जांच में शामिल होने से रोका, जिसके चलते उन्हें जांच पूरी तरह से देखने का मौका नहीं मिला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदूषण विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस को भी जानकारी दी। इस पूरे घटनाक्रम से महालक्ष्मी फैक्ट्री में पर्यावरण नियमों के पालन और सैंपलिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। लखनऊ से जो है एक टीम बनाई गई है आरडीएफ की जांच हेतु, और हम लोग सवेरे इंस्पेक्शन के लिए गए थे। टीम मेंबर्स हैं, उसमें हमारे चीफ साहब हैं, लखनऊ से आए हुए हैं। तो इंस्पेक्शन करने के में जो है भारतीय किसान यूनियन के भी लोग, पदाधिकारी वगैरह सब लोग आ गए थे। तो इंस्पेक्शन जो है वो हो नहीं पाया आज ठीक तरीके से। उनका ये था कि वो भी इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करेंगे, वो भी साथ में जाएंगे अंदर। हमें कल शाम सूचना मिली थी कि लखनऊ से कोई टीम प्रदूषण विभाग की होटल में रुकी है, जो बाईपास पर होटल है, क्या नाम है उसका, वैलेंटिक्स में। तो हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो ये सुबह सुबह वहां से निकल आए। फिर हमने इनका पीछा भी करा तो हम महालक्ष्मी फैक्ट्री गए, वहां जाकर देखा इन्होंने एक सैंपल भर रखा था पन्नी में। हमने वो खुलवा के दिखाया तो उसमें हार्ड तार वार ये ऐसे ऐसे सामान थे जो जल नहीं सकते। तो इन्होंने हमें कहा कि इनको इसमें कचरा है, यो आरडीएफ नहीं है। हमने इन्हें कहा भाई हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप 5 मिनट रुक जाओ। ये नहीं रुके। हमने कहा चलो, तो भाई कहाँ चलोगे। लखनऊ से जो है एक टीम बनाई। उधर नोएडा में भूलेख विभाग में कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने कड़ा कदम उठाया है। विभाग में तैनात लेखपाल शुभम भारद्वाज को तुरंत प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने संबंधित शिकायत और कार्रवाई के दस्तावेजों को शासन तक भेजा ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। साथ ही विभाग में तैनात एक अन्य महिला लेखपाल सीमा यादव का वेतन भी अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। ये कदम विभाग में कार्य प्रणाली में आई अनियमितताओं और लापरवाही के रवैये के मद्देनजर उठाया गया है। तो आपको बता दें कि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की लापरवाही प्रशासनिक अनुशासन दोनों के लिए गंभीर चुनौती है और इसे गंभीरता से निपटाया जाएगा। तो महिला लेखपाल सीमा यादव का वेतन रोक दिया गया है। सीईओ ने ममता यादव का वेतन रोका है। लेखपाल शुभम भारद्वाज को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। तो सीईओ ने ममता का वेतन रोकने के आदेश यहाँ पर दिए थे। आपको बता दें कि भारी अनियमितता के चलते ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और जिस तरीके से महिला लेखपाल सीमा यादव का वेतन रोक दिया गया, साथ ही साथ सीईओ ने मामला शासन को भी भेज दिया है और लेखपाल शुभम भारद्वाज को सेवा से मुक्त भी यहाँ पर कर दिया गया है। क्या ये पूरा मामला, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं लोकेश एम, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है सिर्फ लापरवाही पे। इससे पहले भी कई बार जो नोएडा के प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम है, उन्होंने कई बार पहले भी वेतन रोका है और कई बार उनकी गलतियों पर उनको सजा भी दी गई है कि खड़े खड़े काम कीजिए। तो इस बार भी लग रहा है कि तीसरी बार जिस तरीके से जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम है, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है सिर्फ लापरवाही पे। जो लेखपाल शुभम भारद्वाज हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया गया है। वहीं जो मैं आपको बता दूं, जो ये महिला है, महिला जो है, इनको भी इनका वेतन रोक दिया है अगले आदेशों तक। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही ये लोग बरत रहे थे, उस पर लोकेश एम ने कई बहुत बड़ी मामला किया है, कार्रवाई की है और
जहां तक बात की जाए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की, तो कहीं ना कहीं वो लगातार जो वहाँ पे लेखपाल हो या वहाँ पे कोई भी हो अधिकारी हो, उनको बोलते रहते हैं किसी का भी काम रुकना नहीं चाहिए, कोई भी काम में लापरवाही नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसी चीज को लेकर जो लापरवाही बढ़ती जा रही थी, लेखपाल शुभम भारद्वाज की बात की जाए या महिला जो लेखपाल सीमा यादव है, उनका वेतन रोका जाए अगले आदेशों तक, तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की है और इस बार भी कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल अरबाज, और जिस तरीके की ये कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब अनियमितताओं को रोकने के लिहाज से ये बड़े कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा कि इससे पहले भी जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं, उन्होंने पहले भी कई बार कार्रवाई की है। जो वहाँ के कार्यरत हैं, जो इस वक्त अधिकारी हैं, उनको पहले भी सजा दी गई है कि आप पूरे दिन खड़े काम करेंगे। एक बार और कड़ी कार्रवाई की थी, जिनका सबका पूरे उसका वेतन रोका गया था अगले आदेशों तक। तो कहीं ना कहीं इस बार भी कार्रवाई देखने को मिली है और एक तरीके से जो नोएडा प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण में कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनमें भी अब डर का माहौल है। जो उनका कार्य रोका होगा वो लगातार कार्य पर लग चुके हैं, तो माना जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण के सीईओ द्वारा देखने को मिल रही है। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। सीईओ ने मामला शासन को भेज दिया है, लेखपाल शुभम भारद्वाज को सेवा से मुक्त कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि महिला लेखपाल सीमा यादव का भी वेतन रोक दिया गया। उधर नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 821 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 2 नाबालिगों सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह साप्ताहिक बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय था और चोरी के लिए नाबालिग बच्चों की मदद ली जाती थी। आरोपी झारखंड से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आते थे और यहाँ मकान किराए पर लेकर कुछ समय के लिए रुकते थे। इसी दौरान वो सुनियोजित तरीके से मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। जांच में ये भी पता चला कि गिरोह में एक महिला भी शामिल रहती थी, जो सीमित समय के लिए आकर चोरी की गतिविधियों में सहयोग करती थी। चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन बाद में नेपाल ले जाकर बेच दिए जाते थे। पुलिस की इस कार्रवाई से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय मोबाइल चोरी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें 6 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और 2 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनके पास से कुल मिलाकर 821 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 से 8 करोड़ के बीच है। ये लोग इनमें से 8 में से 7 लोग मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं और ये लोग 2-3 महीने के लिए यहाँ पर आते थे और नोएडा एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में पीजी में या अलग अलग तरह के मकानों में रहते थे और एक गैंग जरा काम करते थे। ये लोग लोकल मार्केट, साप्ताहिक मार्केट और सब्जी मार्केट में जब लोग सामान लेने जाते थे और जैसे ही वो ध्यान उनका हटता था, तुरंत उनकी जेब से, उनके पर्स से लोग फोन निकाल लेते थे और तुरंत एक दूसरे को पास ऑन कर देते थे, ताकि अगर इन पे किसी को शक ना हो भी तो भी इनके पास से फोन बरामद ना हो। जब 2-3 महीने में लोग फोन इकट्ठा कर लेते थे, उसके बाद ये लोग ट्रेन और बसों के माध्यम से वापस अपने मूल स्थान जाते थे और उसके बाद नेपाल में, ताकि ये फोन चले, वहाँ पे इन फोन्स को सेल ऑफ करने के लिए ले जाते थे। इसमें टोटल 8 लोग हमको मिले, जिसमें से 6 लोग को गिरफ्तार किया गया और 2 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। इस पूरे गुडवर्क के लिए कमिश्नर मैम के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने का ऐलान भी किया गया। कितने मोबाइल बरामद हुए और कितने टाइम पीरियड में इन्होंने चोरी किया? पिछले 3-4 महीनों में इनके द्वारा नोएडा एनसीआर के अलग अलग जनपदों से इन फोन्स को इन्होंने चोरी किया है और लगभग 821 फोन हमें बरामद। सर कीमत कितनी होगी? लगभग 6 से 8 करोड़ के बीच फोन की कीमत। ये सारे मोबाइल कहाँ से बरामद किए हुए? ये लोग, इनके पास से फोन बरामद हुए, इनके पास से ही सारे फोन हमें मिले। ठीक है। उधर ग्रेटर नोएडा के कैमराला गांव में हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस इलाके में नियमित चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार इन दोनों आरोपियों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने पुलिस को देखकर बाइक नहीं रोकी और उस समय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर 24 वर्षीय हरकेश को पीट कर मार डाला। ये विवाद गाड़ी साइड करने को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। दोनों गिरफ्तार आरोपी एक ही नाम के हैं। इस घटना के बाद दादरी थाना पुलिस अन्य शामिल आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। यह घटना इलाके में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की संवेदनशीलता को उजागर करती है। दिनांक 5 जनवरी 2026 को थाना दादरी के कैमराला गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा
2 व्यक्तियों को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। थाना दादरी पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें उपचार के दौरान एक व्यक्ति हरकेश की मृत्यु हो गई थी तथा दूसरा उपचाराधीन है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था। दादरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिनके पैर में गोली लगी है। इनमें से एक व्यक्ति का नाम प्रशांत उर्फ सिट्टू है, जो थाना दादरी गांव कैमराला का रहने वाला है, तथा दूसरे का नाम भी प्रशांत है, जो थाना सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे 315 बोर, 2 खोखा कारतूस तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें अग्रिम विधिक एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं नोएडा में ऑपरेशनल क्लियर एयर के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की टीम ने शहर का व्यापक निरीक्षण किया। इस अभियान में आयोग की 10 टीमों ने हिस्सा लिया और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे दिन निरीक्षण किया। टीमों ने शहर की 100 से अधिक सड़कों पर कुल 340 स्थानों पर धूल नियंत्रण और सफाई की स्थिति का आकलन किया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने नोएडा के लिए 56 करोड़ रुपए के बजट का आकलन किया है। इस निरीक्षण और रिपोर्ट के आधार पर आगे आने वाले बजट और सफाई योजनाओं की दिशा तय की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि शहर की सड़कों की सफाई के लिए 14 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो रोजाना लगभग 340 किलोमीटर लंबी सड़कों की सफाई करती हैं। इसके अलावा 60 वाटर टैंकर, 90 एंटी स्मॉग गन और 10 ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन के माध्यम से धूल और प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जाता है। ये पूरी व्यवस्था शहर की हवा को स्वच्छ बनाए रखने और धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।